सभी दोस्तों का यूनिट वाइज PYQ सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम यूनिट 3 भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित PYQ हम सॉल्व करेंगे। 2022 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अब हमारा जो है एक यूनिट बाकी रह गया है, यूनिट 4, जिससे संबंधित PYQ जो है कल मैं सॉल्व करा दूंगी। उसके बाद हमारा PYQ सीरीज़ जो है समाप्त हो जाएगा, यानी यूनिट वाइज जो PYQ सीरीज चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक MCQ सॉल्व कराऊंगी, जिससे जो है आप सभी की परीक्षा में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो है धैर्यपूर्वक आज की क्लास में बने रहना। जैसे हमेशा आप लोग बने रहते हो, हमेशा सॉल्व करते हो, उसी तरह आज की क्लास में भी आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद इनमें से कौन कौन से हैं। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद इनमें से कौन कौन से हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल B और C। ठीक है, केवल B और C, यानी कि वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, रिपीट भी हो सकता है, तो इसलिए PYQ अब सॉल्व करते हैं तो प्रश्नों को ध्यान रखा करें। ठीक है, आगे देखेंगे, तद्दवौ शब्दार्थो सगुणावलंकृत्य पुनः क्वापि उक्ति किसकी है। यह उक्ति किसकी है या यह कथन किसका है? तो यह मम्मट का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं। औपमय गर्भ जो है हो जाएगा, इसका जो है व्यतिरेक अलंकार होगा। ठीक है, सादृश्य मूलक का हो जाएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, और विरोध गर्भ का हो जाएगा विभावना, और श्रृंखला मूलक का हो जाएगा एकावली अलंकार। ठीक है, एकावली। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 1 2, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। कथन है, सा काव्य घटनानुकूलन शब्दों परिस्थिता। यह जो है कथन किसका है? ये जगन्नाथ का है। ठीक है, जगन्नाथ। ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ की पंक्तियां अगर आती हैं तो उनमें जो है जगन्नाथ की पंक्तियों में जो है काव्य शब्द जो है बहुत आपको जो कॉमन दिखेगा ही दिखेगा, यानी काव्य जो है वहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई देगा। तो आप उससे भी अंदाज़ा, अगर आपको ना पता हो एग्जैक्ट कि कौन सा राइट आंसर है, तो आप अगर गेस करते हो तो जगन्नाथ को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। पहले घन आनंद सींच सुजान कहीं बतिया अति प्यार बगी, अब लाए वियोग की लाए बलाय बढ़ाए, बिसासी दगानी दगी, अखिया दुखियानी कुबानी परी, न कहूँ लगे कौन धरी लगी, मति दौरी थकी, न लय ठीक ठौर, अमोही के मोह मिठास ठगी। उक्त सवैया में प्रयुक्त लाय में कौन सा अलंकार है? बताओ, इतनी बड़ी पंक्ति दी गई है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लाय में कौन सा अलंकार है? लाय वियोग यहाँ पे है ना, लाय वियोग, यहाँ पे भी लाय है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता। निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ या अन्य अर्थ। दोस्तों 2 दिन जो है मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं चाह के भी जो है क्लासेस नहीं ले पा रही थी, है ना। बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी, इसलिए मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रही थी। जैसे ही आज ठीक हुई हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने जल्दी से जो है मैंने क्लास अपलोड किया आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यू क्लास लेती हूँ, मैं कभी भी गैप नहीं करती। बहुत ही कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो ही मुझे जो है ऐसा करना पड़ता है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो अन्यार्थ होगा। ठीक है, राइट आंसर अन्यार्थ होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। शाब्दी व्यंजना के प्रकार कौन कौन से हैं? शाब्दी व्यंजना,
शाब्दी व्यंजना किसको किसको इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो लक्षणामूला है और अभिधामूला है। ठीक है, यानी बी और सी, ऑप्शन बी, लक्षणामूला और अभिधामूला। ठीक है, ध्यान रखेंगे शाब्दी व्यंजना के प्रकार कौन है, तो लक्षणामूला और अभिधामूला। आगे देखते हैं, यह कथन किसका है, लिखते हैं कथन, शक्ति, व्योप्ति और अभ्यास समन्वित रूप से काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से किसका है। हेमचंद्र, मम्मट, दंडी, विश्वनाथ। ये किसने कहा है कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप से काव्य हेतु हैं। ये मम्मट जी ने कहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मम्मट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किस आचार्य का कथन है। किसने माना है कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, तो ये भट्ट लोलट मानते हैं। ठीक है, भट्ट लोलट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अव्यय से लेकर उसके शिलात्म रूप को ध्यान से रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अव्यय से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है औचित्य के कितने भेद माने। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं या निर्धारित किए हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखो आप लोग घुमा के आया है। ठीक है, अगर ऐसे भी पूछे कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं, तो भी यही राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा 27। ठीक है, ऑप्शन डी 27। आगे देखते हैं, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता या वाक्य वक्रता। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा पद पूर्वार्ध वक्रता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण इनमें से कौन से हैं, ये बताना है। काव्य दोष से संबंधित जो है सही उदाहरण में कौन कौन से हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 3, 5। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है क्लिष्टित्व दोष। ठीक है, इसके उदाहरण हैं वेद नखता ग्रह जोरी, अरध करी जो बरजे हम खात। ठीक है, तो ये राइट है, हमारा आंसर राइट है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे दुष्कर्मत्व दोष का, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग जलायो। ठीक, और 5वां सही है अप्रीतित्व दोष। इसका जो उदाहरण दिया गया, ये तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव। ठीक है ना, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, काव्य रीति के संबंध में सही कथन कौन सा है। काव्य रीति के संबंध में सही कथन कौन कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। ठीक है, यानी कि रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। ठीक है, अब ये कथन से में पूछा गया है, ये वन लाइनर भी पूछा जा सकता है ना। दूसरा देखेंगे, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है ना कि दंडी ने रीति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है, तो मार्ग। ठीक है, तीसरा देखेंगे, आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया है। ठीक, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2, 3। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। देखते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर जो है ग्रंथ के नाम दिए गए हैं और इधर समय, कौन से ग्रंथ का क्या समय है ये बताना है। क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, ये जो है मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। काव्य प्रकाश का क्या समय है, तो 11वीं शताब्दी। ठीक है, चंद्रालोक का समय जो है 13वीं शताब्दी है।
कुवलयानंद का समय जो है 17वीं शताब्दी है। साहित्य दर्पण का जो है समय है वो है 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिएगा अलग से, ठीक है ना, इसको अलग से लिख के याद कर लीजिएगा भाई। काव्य प्रकाश का समय जो है 11वीं शताब्दी है, चंद्रालोक का जो है 13वीं शताब्दी है और कुवलयानंद का जो है 17वीं शताब्दी है, साहित्य दर्पण का जो है 14वीं शताब्दी। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 3 2 1, 2 भी इसमें से याद रहेगा तब भी आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब तो ऑप्शन भी इतना आ रहा है ना कि आपको 3 ऑप्शन याद होने चाहिए तो आप मिलान कर पाएंगे। 3 तो नहीं लेकिन 2 तो आपको 100% आना ही चाहिए, तो ही सही आंसर आप निकाल पाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लक्षणामूला ध्वनि का भेद इनमें से कौन सा है? लक्षणामूला ध्वनि का भेद इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा इसमें से हो जाएगा तीसरा यानी सी। ठीक है, अर्थारस संक्रमत तिवाच्य ध्वनि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं आया है, देखिए 1-2 ही आता है यूनिट 3 से जो है साहित्य शास्त्र से, लेकिन अभी जो आया था दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ था 11 दिसंबर को, उसमें जो है संख्या ज़्यादा बढ़ी है, यानी 9 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था, 9 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो इस पीडीएफ में मैं नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है ख़राब हो गया है, इस पीडीएफ में मैं उसको टाइप नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, मैं जब 2018 से लेकर 2021 के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी ना, तो वहाँ जो है उस पीडीएफ को मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन को टाइप नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, मैं उस पीडीएफ को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं वहाँ लगा के उसको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति को, ऑप्शन सी वक्रोक्ति। आगे देखिए अगला प्रश्न। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन किसका है? तो क्लीत ब्रूस का है, यह कथन क्लीत ब्रूस का है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल इनमें से क्या क्या है? इसका सही जवाब है केवल ए और सी, केवल ए और सी। ए देखते हैं, कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, ये क्या मानते हैं टी.एस. इलियट? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। ठीक है, अब यही लाइन देकर जो है पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। ठीक है ना, उसके बाद सी देखेंगे, कवि काव्य का माध्यम भर है, ये भी किसने कहा है? तो टी.एस. इलियट ने कहा है। ठीक है, इसकी आलोचना करते हैं, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक इनमें से कौन है? तो वर्डवर्थ हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वर्डवर्थ। आगे चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम क्या है? अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम, यानी ये सभी जो है अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंग हैं, इनको क्रम में लगाना है। ठीक है, क्रम में बताना है कि कौन सा जो है सबसे पहले आएगा, कौन लास्ट में। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल क्रम में ही है। ठीक है, सबसे पहले आएगा कथानक, फिर चरित्र, फिर विचार, फिर पद योजना, बिल्कुल क्रम में है। क्रम में आप लोग याद कर लीजिएगा। इस बार क्रम में पूछा है तो अगली बार क्या पता अलग करके पूछते। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी ABCD, ABCD बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। विभ्रम और यथार्थ के लेखक कौन हैं? विभ्रम और यथार्थ के लेखक कौन हैं? विभ्रम और यथार्थ को जो इंग्लिश में यहाँ पे देख लेंगे, इल्यूजन एंड रियलिटी, इसके लेखक कौन हैं? तो कॉर्डवेल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कॉर्डवेल।
आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा यानी क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन। ठीक है, इंग्लिश वाला नाम भी आप लोग याद रखिएगा। कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सार्त्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौड़ कल्पना की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ जो है गौड़ कल्पना की है? तो विघटन का। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विघटन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या होगा? इन पुस्तकों का सही अनुक्रम बताना है भाई। देखिए, साइंस एंड पोएट्री, साइंस ऑफ पोएट्री का जो है यहाँ पे इसका प्रकाशन वर्ष है 1926। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1926। और किसका है? तो रिचर्ड्स का है। ठीक है, साइंस एंड पोएट्री जो है रिचर्ड्स का है। उसके बाद देखेंगे बी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1871। 1871। ये किसका है? तो सैमुअल टेलर का है। ठीक है, सैमुअल टेलर का है। उसके बाद देखेंगे द सीक्रेट वुड, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1920। 1920। और किसका है? तो इलियट का है। ठीक है, इलियट का है। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का प्रकाशन वर्ष है 1929। ठीक है, आइए रिचर्ड्स का, ये भी रिचर्ड्स का ही है। तो देख लीजिए आप लोग, क्रम में इसको आप लोग लगाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCAD। ठीक है, सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद सी, फिर ए, फिर डी, BCAD। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, BCAD, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो प्रकाशन वर्ष मैंने बताया उसको याद रखेंगे आप लोग, नहीं पता है तो लिख लेंगे, जिनको पता है वो अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 100% आप एक क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसे प्रकाशन वर्ष भी अलग से पूछ सकता है, कथन में भी पूछ सकता है, और ऐसे प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो है पुस्तकों को मिलाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। यहाँ पे हो जाएगा, गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है, ये मानते हैं ऐसा। ठीक है, TS इलियट क्या मानते हैं? तो ये कहते हैं सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। ठीक, और IA रिसर्च क्या मानते हैं? मन आवेगों का तंत्र है। कॉलरिज का यहाँ पे हो जाएगा, ये कहते हैं कि गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिलान के लिए आया है। ठीक है, वन लाइनर करके पूछा जा सकता है, कथन देके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 1 2 3। 4 1 2 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? किसने सुपरमैन की कल्पना की है? तो फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपायदेय नहीं है? प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में से आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपयोग या उपादेय नहीं है? तो फिलेबुस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फिलेबुस। अगला प्रश्न है, आइए रिसर्च की दृष्टि से काव्य भाषा की विशेषताएं कौन सी हैं? रिसर्च की जो है इनके डेट ऑफ बर्थ कुछ मैं जब इसकी क्लास लूँगी अभी अलग से क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो वहाँ पे मैं आप सभी को बता दूंगी कैसे इसको याद करना है, याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पे जो आलोचक हैं इनकी रचनाएं, इनकी जो पुस्तकें हैं उसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या हैं,
ठीक है, ये सभी जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 100% 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और सी। ए सी छद्म कथन की प्राथमिकता, और सी जो है रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता। ठीक है, ये दोनों राइट आंसर हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिरिकल बैलेंस, ठीक है, किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? लिरिकल बैलेंस ये जो है किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है, ये पूछा गया है ना। तो इसका सही जवाब होगा वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध तथा और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, लियोतार्द। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, हम इसका जो है आंसर है नीचे देख लेंगे, अभी पूरे नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। कॉलरिज के कथन कौन कौन से हैं? तो पहला देखेंगे, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्यार्थ कल्पना और गौड़ कल्पना। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कॉलरिज कल्पना के कितने भेद मानते हैं? तो दो मानते हैं। कौन कौन से? तो मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद तीसरा देखेंगे, मुख्य कल्पना की स्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। तो ये भी राइट आंसर है। हमारा सही जवाब होगा 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं ये बताना है। इसका सही जवाब होगा पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, कथन को देख लेते हैं। नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है, ये सही है। इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप में मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, ये भी सही है। ठीक है, इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंब के ग्रहण एवं संचयन के निमित्त एक आधान पात्र की भांति होता है। ठीक है, राइट आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन में देखते हैं 1, 3, 4। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए। साधारणीकरण और बिंब, ये यहाँ से जो है प्रश्न निश्चित रूप से आता है, तो आप लोग साधारणीकरण को पढ़ लीजिएगा, बिंब को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। 2, 3, 5 इसका जो है राइट आंसर होगा। 2, 3, 5। 2 है, बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। मैं इसलिए ऑप्शन को पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग पढ़े हैं तो रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव के संप्रेषण एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। और पांचवा है, एक मिनट रुक जाइए, 2, 3, 5, हाँ ठीक है। पांचवा देखेंगे, प्रतीक द्वारा प्रायः सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, 2, 3, 5 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, ये दोबारा आया है प्रश्न। ठीक है, आइए रिसर्च का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, बियोट और टी.एस. इलियट का
होगा द वेस्ट लैंड। पुस्तकें हैं ये इनकी, ठीक है, इधर रचनाकार है, इधर पुस्तकें दी गई हैं। अरस्तु का पुस्तक हो जाएगा यहाँ पे पेरिपोइटिकेस, और कॉलेज का होगा बायोग्राफिया लिटरेरिया। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन डी सही जवाब है। 3, 4, 1, 2। आगे देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है। नीचे जो है यहाँ कथन दिए गए हैं, हम कथन पढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कथन 1 है, एलियट की दृष्टि से परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दाय या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। कथन 2 है, परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है, ठीक है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये लास्ट प्रश्न था, ठीक है। जो भी प्रश्न बचे हैं 18 से लेकर 21 तक जब मैं सॉल्व कराऊंगी कल, तो वहाँ पे मैं जो 11 दिसंबर का हुआ था ना, उन प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगी, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, और आशा करती हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, PYQ सॉल्व करिए। बाकी जो है आप चाहेंगे कि पूरा सिलेबस को मैं पढ़ लूँ इतने कम समय में, तो नहीं होगा। बाकी आप पढ़ना स्टार्ट भी करेंगे तो जो आप पढ़े हैं वो जो है भूल जाएगा, ठीक है। घबराहट में भूल जाएगा आप, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप लोग को अच्छे से पता है ना। तो शॉर्ट तरीके से आप लोग पढ़िए, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाइए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। टेलीग्राम पे मुझे बता दीजिएगा, कोई भी PDF की ज़रूरत हो, किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप लोग मुझे बताइएगा। मेरे बस में होगा तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा जो है 24 घंटे में हमेशा ऑलवेज़ रेडी रहूँगी हेल्प करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।